Hello and welcome to the Kabaddi Adda powered by sportsbet.io। प्रो कबड्डी में ये हफ्ता काफी दिलचस्प रहा। काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स रहे। बड़े मार्जिन से विन्स रहे जो पहले हमने इतना देखा नहीं था। और ये सारी चीजें डिस्कस करने आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रो कबड्डी के एक लेजेंडरी डिफेंडर रोहित राणा जी, जो खुद एक प्रो कबड्डी चैंपियन भी रह चुके हैं। तो रोहित जी का स्वागत करते हैं और इस हफ्ते की बातें शुरू करते हैं द कबड्डी अड्डा में। नमस्ते रोहित भाई, कैसे हैं आप? हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया रोहित जी, मगर कुछ टीम्स के लिए ये हफ्ता बढ़िया नहीं रहा। जी बिल्कुल। जैसे हम बात कुछ कर रहे थे, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हफ्ता रहा, क्योंकि काफी टीम्स जो हमें लगा था क्लोज मैचेस होंगे, बड़े बड़े मार्जिन से वो मैचेस जीत गए हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग हफ्ता रहा है मेरे लिए। आप इस वीक को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सरप्राइजिंग है और कुछ टीमों ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। तो जिनको हम लोग सोच रहे थे कि शायद आगे जाके मुश्किल होगा, पर अभी उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और मेरे ख्याल से वो टॉप 4 में आ चुकी है टीमें। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आगे और भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, जितना मैचेस देखे, और ये सरप्राइजेस सबको पसंद होते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे क्रिसमस आया है, तो एक जी। तरीके से सीक्रेट सांता के जैसे जो फैंस हैं उनको सरप्राइजेस मिल रहे हैं प्रो कबड्डी से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी फैंस को कहना चाहूंगा कि प्लीज हमें भी अपना सीक्रेट सांता बनने दीजिए हमारे स्पोर्ट्स अड्डा के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेकर। बहुत ही आसान सा कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए बस हमारे YouTube चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बहुत आसान सा सवाल है, उसका जवाब आपको हमें देना है। और इस हफ्ते का सवाल ये भी काफी सिंपल सवाल है। वो कौन सा प्लेयर है जिसके नाम एक मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड है? Who holds the record for the most points scored in a single pro कबड्डी मैच? रोहित भाई, आसान सवाल है। बहुत। और ये रिकॉर्ड, एक छोटा सा हिंट अगर किसी को पता नहीं हो जवाब भी, तो ये रिकॉर्ड काफी बार हाथ बदल चुका है। मुझे याद है एक समय पे ऋषांक देवड़िका का ये रिकॉर्ड था, उसके बाद हाथ बदला है, उसके बाद फिर हाथ बदला है, और एक बार, तो तब से मुझे लगता है 4 बार ये रिकॉर्ड हाथ बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी एक आसान सा हिंट दे दिया है मैंने फैंस को। बिल्कुल, ये उनके लिए आसान है जो रेगुलरली कबड्डी देखते हैं, और जो नहीं बिल्कुल, देखते हैं तो वो तो इसीलिए, फिर। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं प्रो कबड्डी को फॉलो कीजिए और हमारे शो से सारे अपडेट्स लेते रहिए। बिल्कुल। इसी के साथ रोहित भाई, बढ़ते हैं मैच रिव्यूज में। काफी टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं इस हफ्ते रोहित भाई। जैसे हमने शुरुआत में कहा, सरप्राइजिंग वीक रहा है। बेंगलुरु और दिल्ली दोनों ने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया। जो हम सोच रहे थे बंगाल वॉरियर्स एक टॉप की टीम है, दोनों बंगाल वॉरियर्स दोनों मैच हार चुकी। और यू मुंबा ने भी जयपुर को, जो हमें लगा था काफी क्लोज मैच होगा, तो मेरे हिसाब से काफी कंफर्टेबली हरा दिया जयपुर को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमें, क्योंकि दिल्ली तो है ऑलरेडी है ही स्ट्रॉन्ग, और उनके जो रेडर्स है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बेंगलोर, सबसे खुशी की बात ये है कि बेंगलोर बुल्स का डिफेंस भी चलना शुरू हो गया है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये शायद इससे पवन शरावत को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि उनका डिफेंस चल रहा है। अभी लास्ट के मैचेस देखे होंगे तो वो डिफेंस और रेडर दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना कि अब अभी वो टॉप, मेरे ख्याल से वो टॉप 2-3 के लिस्ट में आ चुके हैं ऑटोमेटिक शायद। और बंगाल वॉरियर्स नीचे चला गया बहुत। तो यही मैंने हमने पिछली अपनी बातों में भी यही बात की थी कि जिस दिन बेंगलोर बुल्स का डिफेंस चलेगा, उस दिन बेंगलोर बुल्स को बहुत, बाकी टीमों को बहुत कठिनाई होगी बेंगलोर बुल्स के साथ खेलने के लिए। जी जी बिल्कुल। और जो यू मुंबा वर्सेस जयपुर मैच की जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा था काफी क्लोज मैच होगा, पुरानी राइवलरी है, मगर यू मुंबा के रेडर्स
इस वक्त डिफेंस से ज्यादा चले और जयपुर पे भारी पड़ गए? जी, ये है ना, एक्चुअली क्या बात होती है, जैसे कि आप टीम में ज़्यादा चेंजेस करते रहेंगे तो टीम सेट नहीं हो पाती है। कहने का मतलब कि हम्म, अगर आप डिफेंस में ज़्यादा चेंजेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट जितना ज़्यादा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा टीम सेट होना मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं ये कारण रहा है जयपुर का कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, और यू मुम्बा ने एक अपना बेस बना के रखा हुआ है कि ये फर्स्ट 7 खेलेगा। अगर नीड हुई तो रेडर्स को हम चेंज करेंगे, डिफेंस तो वही रहेगा लगभग-लगभग। तो वही उन्होंने किया। अर्जुन अपना काम अच्छी तरह तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? उनके हम्म, क्या दूसरे सेकंड रेडर है, वो भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। बट बिल्कुल। कहीं न कहीं इनका जो डिफेंस है वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, वो इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आप एक मैच हार, जैसे बैंगलोर बुल्स एक मैच हारा, कोई बात नहीं, अगले मैच हम्म, में कोई चेंजेस नहीं, टीम सेट होगी। उसके अगले मैचेस में और हम्म, अच्छा परफॉर्म किया, महेंद्र चलना शुरू हो गया अब कवर पे, कि दोनों कॉर्नर्स हम्म, चलना शुरू हो गए। ये होता है कि एक बार टीम सेट रहे, अगर आप ज़्यादा चेंजेस करोगे तो मुश्किल होता है कि टीम को सेट हम्म। होना, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच अलग होता है और एक रियल में लाइव खेलना टीम के साथ वो अलग चीज़ होती है। तो कहीं न कहीं उनकी ये एक्सपेरिमेंट्स थोड़े उनको महँगे पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एनालिसिस की है आपने इस बात की रोहित भाई। अगला पॉइंट जो मेरे लिए एक टॉकिंग पॉइंट रहा है वो ये है कि क्या यूपी योद्धा के लिए जो प्रदीप नरवाल का फॉर्म है आगे जाकर कुछ दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इस वक्त 4 मैचेस खेले जा चुके हैं और हमें आदत है प्रदीप नरवाल को टॉप में देखने की, पर इस बार जो नवीन कुमार टॉप में है लिस्ट के, प्रदीप नरवाल उनसे आधे पॉइंट्स पर है 4 मैचेस पर। तो प्रदीप नरवाल जैसे नाम के लिए जो एक रिकॉर्ड ब्रेकर है, ये एक काफी सरप्राइजिंग चीज है। तो ये और एक सरप्राइजिंग पॉइंट मेरे लिए रहा, इसे कैसे देखेंगे रोहित भाई? देखिए, जैसे कि हमने लास्ट मैच देखा, हमने यूपी योद्धा का लास्ट मैच देखा जिसमें प्रदीप नरवाल, मुझको में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं प्रदीप नरवाल कुछ पहले से ज़्यादा स्लो हो गए हैं, ऐसा मुझे लगा। हम्म, और उनको देख के लग नहीं रहा था कि ये प्रदीप नरवाल खेले, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जो प्लेयर से हमारी हमारी ना अपेक्षा ज़्यादा होती है, कि जिससे हम ज़्यादा हम्म, उम्मीद लगाते हैं। जो जो हम्म, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे कि पढ़ाई में जो स्टडी में जो 99% ले रहा है, वो सडनली वो 60% पे आ जाए तो हैरानी तो होती है। तो उनके साथ हम्म, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है सबकी, हमारी भी है, हम्म, ऑडियंस की भी है, फैन्स की भी है, सबकी है, उनके साथ एक्सपेक्टेशन हम्म, ज़्यादा है। तो मुझे कहीं न कहीं वो बहुत स्लो लगे, और मुझे कहीं न कहीं वो ऐसा लगा कि वो पहली वाली जो चीज़ थी उनके अंदर, जो स्पिरिट थी उनके अंदर, जो उनके अंदर हम्म, मूवमेंट्स थे, जो डुबकी मारने की स्पीड थी, वो कहीं न कहीं मुझे कम लगी। और ये मुझको भी, नहीं आपने मैच देखा हो तो मैच में भी ये कमेंटेटर यही बात बोल रहे थे कि कहीं न कहीं ये बिल्कुल। थोड़े मतलब कूल डाउन लग रहे हैं, इतना भी वो नहीं, अभी इतना मैच में भी नहीं वो बैठे, इतना बाहर बेंच में भी इतनी देर बैठे नहीं जितना वो ग्राउंड में थे। पर जैसा उनको हम्म, परफॉर्म करना चाहिए, जैसे पवन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नवीन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हम्म। उसके कंपैरिजन ये थोड़े से डाउन जा रहे हैं। तो रोहित जी, अगर इसको जरा सा हम एनालाइज करें, काफी वजह हो सकती है। आप सबसे स्ट्रॉन्ग वजह क्या समझते हैं? क्या इस बात का उनपे ये प्रेशर है कि पीकेएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं, या फिर पटना पायरेट्स में जो खेलने का एक कंफर्ट लेवल था कोच के साथ, प्लेयर्स के साथ, वो अभी तक यूपी में नहीं आया है, भरोसा अब तक डिफेंस और सेकंड रेडर पर नहीं आया है? क्या आप इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह तो काफ़ी वजह हो सकती हैं, जैसे कि प्रेशर ज़्यादा की, जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि आप एक टॉप लेवल के प्लेयर हैं, तो हमको आपसे ज़्यादा हमको उम्मीद होगी कि हम मतलब डिपेंड हो जाएँगे आप पे। पर वो प्रदीप का भी मन मानना होगा कि मेरे ऊपर सब डिपेंड मत रहो, अपना-अपना काम करो। तो हम्म, और एक तो सबसे बड़ी बात कि नई टीम होती है, नई टीम में एडजस्ट होना मुश्किल होता है, क्योंकि जिससे आप पुरानी टीम में कई सालों से एक ही टीम में खेल रहे हो, वहाँ की कोचेज़ की बात आपको हम्म, समझ आना शुरू हो जाती है। वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि आपकी टीम मतलब आप उसी माहौल में ढल जाते हैं और कैसे खेलना है, मतलब उस टीम के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर नई टीम में आने के बाद थोड़ा-सा प्रैक्टिस में ही फ़र्क होता है, और हम्म, वर्क और क्या फिटनेस में भी थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि सबकी कोचेज़ की थिंकिंग अलग-अलग होती है। तो शायद वो उस रंग में मतलब रंग नहीं रहे हैं, और शायद वो थोड़ा कहीं न कहीं वहीं दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है। और उनको ज़्यादा अपने अपने आप के अंदर थोड़ा-सा क्विकनेस लानी पड़ेगी थोड़ी-सी, जो उनके अंदर ऑलरेडी है, पर शायद मुझे लगा ऐसा कि वो थोड़े से मतलब स्लो हो गए हैं। इसकी वजह से बहुत बेनिफिट है, आप देखो उनको कवर मारना तो दूर की बात, कॉर्नर भी उनको कैच मार रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब हम्म, एक हम्म। प्रॉब्लम की बात है। जी। बहुत अच्छा एनालिसिस इस बात का भी आपने दिया है रोहित भाई। जो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
ये पॉइंट है हरियाणा स्टीलर्स को लेकर, क्योंकि डिफेंस में अगर हम देखें, हरियाणा स्टीलर्स टॉप 2 डिफेंडर्स हरियाणा स्टीलर्स के हैं, मगर दोनों मिलकर जितने पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए हैं, हरियाणा के जो टॉप रेडर है रोहित गुलिया, दोनों डिफेंडर्स ने मिलकर ऑलमोस्ट टॉप रेडर जितने पॉइंट स्कोर किए हैं। और जो उनके मेन रेडर है, जैसे हम कह रहे थे यंग कैप्टन है विकास कंडोला, शायद कैप्टनसी का प्रेशर आ सकता है, तो विकास कंडोला अब तक हमने उनको टॉप 10 में भी नहीं देखा है रेडर्स के लिस्ट में। तो हरियाणा स्टीलर्स का क्या आप प्रॉब्लम मानते हैं कि डिफेंस इतना अच्छा चल रहा है मगर रेडिंग में जो उनके मेन रेडर है वो अब तक टॉप 10 में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं? देखो बात ऐसी है कि दोनों जो रेडर्स हैं, उनके जो मेन रेडर्स हैं, आप देखोगे उनके मेन रेडर से ज़्यादा स्कोर तो कोई तो दूसरे रेडर को डाल दो वो कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो ये है कि जो गुलिया हैं और जो अपने दूसरे हैं जो विकास है, विकास कंडो, हाँ विकास जी हैं, वो जो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको शायद उनको इतना कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्लेयर ये तो हाइट पे वो छोटे हैं, तो हाइट उनके अगर टॉल होते तो जैसे कि आप गुजरात फॉर्च्यून का देखते हैं, उसमें टॉल रेडर है नरवाल, तो इसका भी थोड़ा उनको माइनस पॉइंट है। और दूसरा थोड़ा सा स्पीड और टेक्निक में थोड़ा सा उनको उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये दोनों ही रेडर लेफ्ट के हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों ही रेडर लेफ्ट के हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफेंस सेट हो जाता है। अगर जैसे कि आप देखो कि एक राइट रेडर जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, फिर एक राइट जा रहा है, फिर एक लेफ्ट जा रहा है, इसमें क्या होता है डिफेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। अब दोनों मेन रेडर उनके लेफ्ट के ही हैं, तो ऑलरेडी डिफेंस सेट ही हो जाएगा, क्योंकि वही मूवमेंट्स रहेंगी, वही एंकल पकड़ेगा, वही कवर मारेगा, उन्हें बोनस पर जाएंगे, वो वही टैकल करेंगे। कॉर्नर को भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो राइट साइड के कॉर्नर को भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, और लेफ्ट राइट कवर दोनों को दिक्कत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं एक इनका है कि इनको एक राइट और लेफ्ट दोनों चलाने चाहिए, तो ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए इसको। रोहित भाई, अगर एक चीज हम कहे कि विकास कंडोला से शायद कैप्टनसी हटाकर सुरेंद्र नाडा को मिड सीजन दी जाए, क्या आप समझेंगे इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? क्योंकि सुरेंद्र नाडा अपने रोल में काफी सेट लग रहे हैं इस सीजन। जी, मैं भी आपको ये बात बोलने वाला था अभी कि ये कप्तानी मेरे ख्याल से सुरेंद्र नाडा को देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टीम को बोल के खिलाते हैं, ठीक है। रेडर्स कोई रेड करने जाता है तो वही उनको समझा के भेजते हैं, तो ये एक उनके पास सीनियरिटी एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने जितना कहा कि जितने लोकल मैचेस वो खेलते, कोई भी नहीं खेलता होगा पूरे इंडिया या वर्ल्ड में, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा। आपने देखा होगा मैच में कमेंट्री से ज़्यादा वो खुद बात करते हैं मैच के अंदर प्लेयरों के साथ, हमेशा उनको कई बार वार्निंग्स मिली है। तो मेरे कोई डिफेंस में इतना प्रेशर नहीं होता, जैसे कि फैजल कप्तान है, ठीक है, उसको डिफेंस ही करना है, रेड तो करनी नहीं है, तो रेड में ज़्यादा बंदे का ज़्यादा वो होता है कि रेड में कोई किसी को समझा के भेजे। अगर कप्तान को कौन समझा के क्या भेजेगा, वो तो कप्तान है। तो कैप्टन को ऐसा करना चाहिए कि मेरे ख्याल से सुरेंद्र नाडा को कप्तानी देनी चाहिए और रेडर को खुला छोड़ना चाहिए कि तुम जाओ, बिना फ्री माइंड जाओ, खेलो। देखते हैं रोहित जी, हमारा ये सजेशन तो है, शायद हरियाणा के कोई ये शो देख रहे होंगे, हमारा सजेशन ले लेंगे। बिल्कुल। तो रोहित जी, अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले एक और बार मैं फैंस को कहना चाहूंगा, हमारा जो स्पोर्ट्स अड्डा का कॉन्टेस्ट है उसमें ढेर सारी मर्चेंडाइज आप जीत सकते हैं। तो ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन है, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट्स, बहुत आसान सी चीज करनी है, हमारे YouTube चैनल पर आइए। रोहित भाई, क्या क्या करना है चैनल पर? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो, सिंपल है। जी। और कमेंट करना है एक बहुत ही आसान सवाल का जवाब। अब तक हमें काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं YouTube पर, तो उसके लिए हम काफी शुक्रगुजार हैं फैंस के। इस हफ्ते भी काफी आसान सा सवाल, वो कौन से व्यक्ति है जिसके नाम प्रो कबड्डी के एक मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड है? Who holds the record for the most points scored in a single pro कबड्डी मैच? इसी के साथ रोहित जी, बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन में। शायद इस सवाल का जो जवाब है वो प्लेयर हमारे पिक्स ऑफ द वीक में भी होंगे। रोहित जी, इस हफ्ते आपके 7 प्लेयर जो पिक्स ऑफ द वीक में है। जो मेरे जो 7 प्लेयर है पिक्स ऑफ द वीक में, वो है नवीन,
जो दिल्ली दबंग के हैं उनको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बेंगलोर बुल्स के पवन शरावत, जो रेड में भी आपने देखा होगा, और साथ-साथ में उनको आपको आपने डिफेंस करते हुए भी देखा होगा, क्योंकि वो दोनों भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। और दूसरे रेडर हैं मेरे अजीत, जो अभी लास्ट के 2 मैचों में बहुत एग्रेसिव और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं कि ज़्यादा उन्हें सुपर 10 ज़्यादा कर दिया, कि ऐसा नहीं है, पर बहुत अच्छा एक प्ले जो सामने आया है कि मतलब एक न्यू स्टार बन के। और कवर्स में है सुनील बहुत अच्छे राइट कवर हैं, और वहीं मिंदर अभी अभी उन्हें टैकल्स करना शुरू किया है, अभी वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। और उसके बाद है अपने गिरीश शिरनाथ, तो आपने इनका मैच देखा होगा यूपी योद्धा के साथ, उन्होंने इतने कैचेस मारे हैं, एक सिंगल टैकल किए हैं उन्होंने प्रदीप अग्रवाल को, और जी जी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और अभी रिसेंटली मैच में फैजल ने बहुत अच्छी टीम को गाइड किया है, और बहुत अच्छा डिफेंस किया, और मतलब बहुत अच्छी जीत हासिल की है अपनी टीम के लिए। रोहित जी, अगर मैं इस टीम को देखूं पिछले हफ्ते के टीम से कंपेयर, तो काफी सारे जो बड़े नाम है, जैसे नवीन कुमार, पवन शेरावत, फजल अतराचली, ये जो पूरे सीजन के ड्रीम टीम्स में होते हैं, सीजन 5, सीजन 6, वो सारे बड़े नाम फिर से इस हफ्ते हमें आपके पिक्स ऑफ द वीक में देखने मिल रहे हैं। जी। जो पुराने प्लेयर्स हैं वो अभी बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं, जैसे अमिंदर को ले लो आप, पवन और नवीन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट फैजल अभी कमबैक बहुत अच्छा किया, गिरीश ने बहुत अच्छा कमबैक किया। ये सारे पुराने प्लेयर हैं, बस एक ये जो अजीत है कुमार है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं इनकी गेम से बहुत इम्प्रेसिव हुआ, कि मैं इनकी टीम से वो इंस्पायर हुआ कि बहुत अच्छी, मतलब वो स्पीड, वो टर्न, हर चीज़, एग्रेसिव गेम, डिफेंस की आंखों में आंखें डाल के खेलना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एक न्यू यंग टैलेंट के लिए। तो क्या हम समझ सकते हैं वी अजीत कुमार इस सीजन के ब्रेक थ्रू स्टार बन सकते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बन सकते हैं, अगर कोई इंजरी ना हो तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो अपने यूमुम्बा के लिए, और उनकी फॉर्म भी अच्छी है। लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा खेले थे वो, ऐसा नहीं है, पर अभी इस सीजन में वो थोड़े फोकस पे आए हैं, कि सबकी नज़रों में आए हैं कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और मेरी सोच ये है कि वो आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल, तो फोकस के साथ साथ एक प्रेशर भी आता है, देखना होगा वी अजीत कुमार कैसे हैंडल करते हैं। इसी के साथ रोहित जी बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन में। मेरा जो फेवरेट सेक्शन है वो है पॉइंट या एम्प्टी रेड। जी। इस सेक्शन में जो दर्शक पहली बार हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं। मैं कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वाक्य रोहित जी को कहूंगा, और रोहित जी आप अगर उस सेंटेंस से एग्री करते हैं, आपको मुझे कहना है पॉइंट, अगर आप नहीं करते तो आपको मुझे कहना है एम्प्टी रेड, और फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारी पहली रेड रोहित भाई, हमने जैसे बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा की मैच देखी, उसमें एक जो प्लेयर है जीबी मोरे, जो एज अ रेडर हमने काफी देखा है उनको, इस बार मैच में हाई फाई कर दिया है। तो आगे जाकर जीबी मोरे को हम शायद एक डिफेंडर की भूमिका में भी देखेंगे बेंगलुरु बुल्स के लिए। पॉइंट या एम्प्टी रेड? ये पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये एक ना बेंगलुरु बुल्स के कोच का प्लान का एक हिस्सा है। तो जैसे हम लोग जब यू मुंबा में खेलता था, तो हमारे में जो अभी यू मुंबा के कोच हैं अभी, तो राजगुरु, तो उनको हमारी टीम में जैसा सेम जो अभी ये मोरे जो सेम पोजीशन में खेल रहा है, क्योंकि और वो तो डिफेंडर थे, वो तो रेडर भी नहीं थे, तो उनकी प्लानिंग क्या है, वो सेकंड मैन में, क्योंकि कभी रेडर्स हाफ टाइम तक इनकी नज़रों का जो फोकस होता है ना, वो कवर कॉर्नर और अपने बैक साइड वाले कॉर्नर पे होता है। सडनली आप चेंज करते हो और अब सेकंड मैन को एग्रेसिव सेकंड मैन को डाल देते हो, अगर हेल्पर डाल देते हो कॉर्नर का, तो एक तो रेडर प्रेशर में आता है, और दूसरा अगर रेडर हाथ खोलता है तो उसको इजी मिलता है, और मोरे का थाई होल्ड बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो लास्ट के हाफ टाइम के बाद उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम में भी उन्हें फटाफट कैचेस मारे सेकंड मैन से, और वो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में अभी उनको रेड का मौका मिला नहीं है, पर अभी वो टीम में एज अ डिफेंडर खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने समझाई है रोहित भाई, शायद आगे जाकर और भी टीम्स अपना लेंगे ये स्ट्रैटेजी। जी। तो दूसरी रेड हमारी ये है, गुजरात जायंट्स 2 मैच टाई कर चुके हैं,
तो क्या गुजरात जायंट्स, हम उन्हें अपने डिफेंस के लिए जानते हैं, ये जो डिफेंसिव अप्रोच है उसकी वजह से जो क्लोज मैचेस है उसको जीतने में दिक्कत हो रही है, ये पॉइंट या एम्प्टी रेड रोहित भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, एम्प्टी है, क्योंकि डिफेंस इस टाइम पूरे प्रो में सबसे अच्छा डिफेंस मेरा मानना ये है कि वो गुजरात का है। और मुझे जितना मनप्रीत भाई को जितना मैं पाजी को जानता हूँ, मुझे पता है कि वो ड्रॉ से भी खुश नहीं है। वो ड्रॉ से भी खुश नहीं रहते हैं। उन्होंने बोला कि या हारो या जीतो, ये ड्रॉ भी उनको हारना और ड्रॉ करना ये पसंद नहीं है। उनको बोला कि हम जीतने आए हैं तो सिर्फ जीतेंगे, ड्रॉ डू, क्योंकि हम लोग भी जब मैचेस खेलते थे हम भी कभी ड्रॉ करते थे। वो बोलते यार ड्रॉ डू क्या होता है, यार मैच भी हार जाओगे, ड्रॉ करना और मैच हारना उनके लिए सेम चीज़ है। वो बोला हम लोग जीतने आए तो हम जीतेंगे। तो मतलब वो सिर्फ डिफेंस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट डिफेंस भी अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो उनकी जो मेन कवर है, सुनील तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में जो प्रवेश है, अगर इनकी जोड़ी जैसे लास्ट सीजन में हमने देखी थी, कई सीजन में हम देखते आ रहे हैं इनकी जोड़ी, अगर ये जोड़ी चल पड़ी तो फिर तो मेरे ख्याल से आप देखो दिल्ली के साथ भी बहुत अच्छा मैच हुआ है इनका। अभी दिल्ली इतनी बड़ी टीम है जिसने बंगाल वॉरियर्स को भी वन साइड मारा है। जो बंगाल वॉरियर्स और दिल्ली दबंग दिल्ली, दो टीमें ऐसी जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिखती है ऑन टेबल। तो आप देख सकते हैं, तो उसमें भी इन लोगों ने वो भी लास्ट में रविंद्र पहल ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, जो नवीन पॉइंट ले गए। नहीं तो ये लोग मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर ये नवीन को कॉर्नर में घुसने देते तो शायद वो सुनील कैच इजीली कर सकते थे। बट चलो जब तो ड्रॉ हो गया, बट मुझे ये लगता है कि उनका डिफेंस जिसे प्रवेश चल पड़े उस दिन, शायद दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल पड़ेगा। क्योंकि मैंने लास्ट मैचेस में देखा प्रवेश थोड़े से डिस्टर्ब रहे कि टच तेरी वजह से लगा, ऐसा हुआ है, तो मतलब थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिखे। बट आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे पता है। और दोनों की जोड़ी तो है ही माशाल्लाह, वो आगे जाके बहुत अच्छा करेगी। तो ये हमारी एक एम्प्टी रेड हो गई। तीसरी रेड रोहित भाई, ये सीजन में दबंग दिल्ली केसी वो टीम होगी जो सारे टीम्स के लिए द टीम टू बीट होने वाली है, ये पॉइंट या एम्प्टी रेड? ये तो पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये दबंग दिल्ली, क्योंकि अब नवीन चल रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में चल रहा है। और अब जैसे बंगाल वॉरियर्स से मैच खेला, उसने अपना लाइफ का सबसे बड़ा स्कोर मारा है। तो उसके बाद अभी उसका और मनोबल और उसका बढ़ गया होगा कि मैं अभी और अच्छा करूँगा। और डेफिनेटली जब आपका रेडर आउटस्टैंडिंग कर रहा होता है, डिफेंस भी ऑलरेडी, मतलब डिफेंस भी साथ साथ में वो भी अपने हाथ साफ करता जाता है कि चलो रेडर तो चल रहे हैं ना, साथ में उनके सेकंड रेडर वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो उनके सेकंड रेडर है, जो मलिक है, वो सेकंड रेडर जो उनके हैं वो भी काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। तो हाँ, विजय मलिक जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। ये कि अगर बाई चांस नवीन बाहर बैठ रहा है तो वो उनको डेफिनेटली वो उनको निकाल रहे हैं, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। वो अपने कुछ सीजन जो लास्ट सीजन थे उनकी अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं नवीन को सपोर्ट मिल रहा है विजय का। और साथ में अपने डिफेंडर्स, जैसे अभी लास्ट मैच में देखा आपने, कहीं ना मंजीत भी ने भी स्टार्ट करके टैकल करना, और जीवा तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, पर कॉर्नर्स भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे रेडर्स, अगर दोनों रेडर्स अच्छा परफॉर्म करें, एक बाहर बैठ रहा है, एक उठा रहा है उसको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रेडर अगर बेंच पे ज़्यादा देर नहीं बैठ रहा है, वो वापस मैच में वापस आ रहा है, तो टीम तो डेफिनेटली जीतेगी। अगर मेन रेडर जितनी देर बाहर बैठेगा उतनी टीम हारेगी। तो रोहित जी, आखिरी रेड की तरफ बढ़ते हैं। 3 रेड में 2 पॉइंट आ चुके हैं। आखिरी रेड, पुनेरी पल्टन टेबल के बिल्कुल बॉटम में है अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें। क्या पुनेरी पल्टन ने इस बार बहुत यंग टीम पिक की है और यंगस्टर्स पे ज्यादा निर्भर रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है? ये आपका पॉइंट है। और क्योंकि अगर देखिए ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रो कबड्डी कितनी बड़ी लीग है, जिसमें आप सोचें कि हम यंग प्लेयर्स, जैसे कि हम 20 साल के बच्चे ले आए या 21 साल के 22 साल के ले आए, तो वो थोड़ा सा मुझे को ऐसा लगा कि टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर भी होने चाहिए। कि जिस टीम में अगर एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि ये एक छोटी लीग नहीं है, ये कोई नेशनल, ये कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स नहीं है, ये कोई नेशनल, ये प्रो कबड्डी है, इसमें पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो ईरानी प्लेयर कितना अच्छा, जितने भी ईरानी के प्लेयर आए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैक्सिमम टीमों में। तो ये कोई वैसा नहीं, इसमें यंग प्लेयर थोड़े से ना, क्योंकि जब हम लोग भी पहली बार खेलने आए थे तो हम लोग में भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि
यार ये क्योंकि आपने देखा फर्स्ट मैच हम यू मुंबा से हार गए थे, हम्म, वन साइड मैच हारे थे और हम लोग सोचा यार हम हम्म, पहला मैच ही हार गए। तो हम उस टाइम यंग होते थे, बट हमारी टीम में सीनियर प्लेयर थे, जैसे जसवीर हो गए, और भी हम्म, प्लेयर थे जो सीनियर प्लेयर थे, तो हम्म, हम लोग को उन्हें बूस्ट अप ये कुछ नहीं। तो एक टीम में अब आपके सीनियर प्लेयर ही बाहर बैठे रहेंगे, तो मैच में अगर यंग प्लेयर रहेंगे तो डिस्टर्बेंस रहती है, उनको हम्म, कंट्रोल मतलब उनमें कंट्रोल नहीं, एक होता है ना घर में एक बड़ा होना ज़रूरी है, जो घर वालों को हम्म, कंट्रोल में रखे, वैसा सिस्टम थोड़ा-सा, क्योंकि अनूप भाई तो हैं वो बाहर बैठते हैं, वो मतलब कोच कोच बेंच पे हम्म, अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनको नहीं पता लगता कि अंदर क्या हो रहा है, बट एक ना एक एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर होना चाहिए और राहुल चौधरी बिल्कुल परफ़ॉर्म करने का मौका देना चाहिए थोड़ा-सा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम कह रहे थे, जो टीम में जितने ज्यादा शफल होते हैं, वो लाइनअप शफल होने की वजह से टीम सेट नहीं हो पाती है। ये भी कहीं ना कहीं पुनेरी पलटन जी, में जी, मुझे जी। लगता है हमें देखने मिला है। नितिन सेम तोमर थे, फिर नितिन सेम तोमर बाहर हो गए। जी, जी, जी। ये सेम जयपुर और सेम जयपुर और पुनेरी पलटन का सेम वो है कि जितने चेंजेस करेंगे आप टीम में, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, कि अभी इस लीग में आप एक्सपेरिमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। आप 1 या 2 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप रेडर्स का एक्सपेरिमेंट करो कि अगर डू एंड डाई आगे, चलो मेन रेडर को बाहर बिठा के उसकी एक्सपेक्टेशन से चलोगे, उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए अच्छा करेगा, इसको भेज दिया, चलो ये हो सकता है। बट डिफेंस को चेंज करना, कभी भी उसको मेन रेडर्स बाहर बिठाना, यंग प्लेयर को अंदर कर देना, फिर यंग प्लेयर बाहर बिठा देना, ये कहीं ना कहीं टीम डिस्टर्ब हो जाती है इस चीज़ में। तो रोहित जी, इसी के साथ साथ बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है, जो डिफेंस के ऊपर भरोसा करने का। ये पॉइंट को लेकर मैं बढ़ना चाहूंगा ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स में। और इस बार के हमारे जो लेजेंड है, मनप्रीत सिंह जी, जैसे हम कह रहे थे, यंग प्लेयर्स पे भरोसा करने के लिए काफी जाने जाते हैं, मगर उनका जो एक सेट डिफेंस रहता है, हमेशा वही सेट डिफेंस मैंने तो गुजरात में देखा है। हमेशा से जो सेट एक टीम होती है, सेट डिफेंस होता है, टीम हारे जीते जो हो उनका भरोसा रहता है। मनप्रीत सिंह जी एक अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर रहे हैं। जैसे पटना पायरेट्स के साथ पीकेएल का टाइटल भी जीत चुके हैं, कोच रह चुके हैं, 2 बार गुजरात को फाइनल में ले चुके हैं एज अ प्लेयर, रिसेंटली ध्यानचंद अवार्ड विनर रहे हैं। और जी, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं कहूं, एक इंसान के तौर पर मैंने जब भी मनप्रीत सिंह जी से बात की है, एक बिल्कुल खुलकर बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, कभी नहीं बिल्कुल। लगता कि मनप्रीत सिंह जी बहुत यानी कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बिल्कुल खुल के ऐसे लगता है कि मनप्रीत सिंह जी से बात करें, वो स्टोरीज बताते जाते हैं, और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है भी, जो उनकी वेट लॉस की चाहे स्टोरीज हो, या फिर बहुत, जैसे बहुत। टीम को उन्होंने लीड किया, या कोचिंग की स्टोरीज हो, स्टोरीज तो आती जाती है मनप्रीत सिंह से। तो मैं हुँ। आपसे जानना चाहूंगा, मनप्रीत सिंह जी का कबड्डी के तरफ आप कंट्रीब्यूशन कैसे समझते हैं, और कुछ स्टोरीज जो आपने मनप्रीत सिंह जी के साथ शेयर की हो। देखिए, मनप्रीत सिंह जी जो है ना अभी, वो उन्होंने कबड्डी में पैशन लाया है, मतलब उन लोग के अंदर ना, मतलब प्लेयर्स के अंदर पैशन है। हम जब मैं बचपन से उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि जब मैं कभी भी उनको मैच देखने जाता था, कहीं वो मैच खेलने भी आते थे, तो मैं स्पेशली जाता था मैच देखने के लिए। मैंने उनको फर्स्ट टाइम हरियाणा और हैदराबाद में देखा था, उपल में हमारा नेशनल हुआ था और मेरा फर्स्ट नेशनल था वो। तो मैं तब उनको देखने गया था, तो उस टाइम इतने लंबे बाल रखते थे वो, ऐसे पीछे की हम्म, तरफ, और हम्म, उनके पास, मतलब मैंने ज़िंदगी में कोई कबड्डी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जितने ब्रांड्स उनके पास होते किसी के पास नहीं होते। वो हमेशा, हम्म, उनको ब्रांड्स बहुत पसंद है, जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं वो उनको बहुत पसंद है। नहीं, ये बहुत सच्चाई की बात है, और हम उनको कॉपी करते थे कि उन्हें, आपने कभी मनप्रीत सिंह को खेलते हुए देखा ना, मैंने उनको खेलते हुए देखा है, तो मेरे को उनकी अभी भी उनकी जो हम्म, चीज़ें मुझको याद आती हैं। आप मान सकते हो पॉइंट लाने के बाद ग्राउंड में नाचना शुरू कर देते थे। और उनकी हाइट लंबी थी, हम्म, वो टाइम वो स्लिम भी थे। वो जब भी पॉइंट लेके आते थे, और मतलब इतने अग्रेसिव खेलते थे कि मतलब मज़ा आता था, कि मतलब रोंगटे खड़े होते थे हमारे, यार हम बोलते थे यार हमने भी पाजी की जैसे बनना है, हमने भी पाजी की तरह बनना है। हमने नकल करते थे, हम बहुत नकल करते थे उनकी, मतलब अपने हॉस्टल में जाके, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाके उनकी बहुत नकल करते थे, लंबे-लंबे बाल रखते थे, तो उनके आते रेड मारते-मारते वो अपने बाल ऐसे-ऐसे करते थे। तो मतलब ना, हम्म, फिर मैं सोचता था यार, कब मैंने एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं उनको मैच देख रहा था, मैं सोचा कि मैं कभी इनके साथ खेलूँगा, मैं कभी इनको, मतलब इनके साथ बैठ के कुछ करूँगा भी ज़िंदगी में। फिर मेरे को वो चांस आया बहुत साल बाद, जब मैंने एयर इंडिया छोड़ी, 4 साल मैं एयर इंडिया में वर्क था, उसके बाद मैं ओएनजीसी में गया, तो वो मेरे रूम पार्टनर थे, मनकीत भाई। तो मैं जब मैं नया-नया उनके रूम में गया, तो अब वो खाना भी हमारे लिए वो ही बनाते थे।
तो हम उनकी हेल्प करते थे। तो हम्म। मुझे वो हमेशा एक बात बोलते थे, देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मैंने मैं बोलता था, क्यों भाई? ब्रो देख, इतना बड़ा प्लेयर तेरे लिए खाना बना रहा है, मेरे को बोलते हैं, और मैं छोटा सा था उससे। तो मैं बोलता, पाजी मेरे को तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आप मुझे सिखा दो। मैं बोलता, नहीं नहीं, तू मौज कर। वो बोलता कि मेरे को बोलता कि मौज कर, कोई नहीं। दिल के बहुत खुले थे, दिल के बहुत खुले थे। जैसे, और मैं ना, जैसे पता उनके ब्रांड की चीज़ होती है, मेरे को बोलते थे कि चल तू ये यूज़ कर। मैं मतलब पाजी, कभी वो उनके पास टैब था उस टाइम में आईफ़ोन का, आईफ़ोन के फ़ोन्स रखते थे, अच्छी गाड़ी रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी वॉच, हर चीज़ ब्रांड की होती थी उनकी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरे को तो ब्रांड्स बहुत पसंद है। तो उन्होंने मेरे को अपना वो पैड दे देना कि तू चल इसमें एंजॉय कर, देख मूवीज़, देखिए देख। फिर मुझे मॉल लेके जाते थे, मूवीज़ दिखाते थे। मतलब ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि मतलब मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मतलब एज़ अ बच्चा मुझे अपने पास रखा कि चलो ये है, कुछ भी है। मतलब मेरे को हर चीज़, घी से लेके हर चीज़ उन्होंने खिलानी। मतलब फ़ोकस मुझ पे रखना, अपने साथ गाड़ी में लेके जाना, गाड़ी में छोड़ना। मतलब बहुत अच्छा, अपने घर लेके जाना उन्होंने। तो मतलब बहुत अच्छा ही मुझे लगता था उनका, और बाय हार्ट, मतलब उनके जैसा। तो लेजेंड्स देखो ना, जो लेजेंड्स होते हैं ना, वो बाय हार्ट लेजेंड्स अच्छे ही होते हैं। और मेरा तो गुड लक ऐसा है कि मेरे को जितने भी लेजेंड्स मिले, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ और रहूँगा हमेशा। मैं अभी भी उनसे बात करता हूँ, तो मुझे अभी भी वो याद करते हैं। तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ। मैंने, पाजी मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, और लव यू पाजी। वो बड़े खुश होते हैं, बोला हाँ ठीक है। मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं और एग्रेसिव है। बिल्कुल। और हम्म, और आप जब उनको खेलते हुए देखते, शायद मैं इसके लिए बोलूँगा कि आप अनलकी हो जब आपने उनको फॉर्म में खेलते हुए देखा। जब मैंने उनको फॉर्म में देखा ना भाई, रोंगटे खड़े होते थे। मतलब ऐसे प्लेयर थे वो। डांस करना उन्हें ग्राउंड के अंदर, दोनों हाथ खोल के डांस करना, पॉइंट लाने के बाद, ये सब चीज़ें देखने को अब नहीं मिलती है। जी जी। और जैसे आपकी कहानी से एक चीज है, जो यंग कबड्डी प्लेयर्स है, अगर ये शो देख रहे हैं तो ये जान ले कि अगर आप किसी कबड्डी प्लेयर को आइडलाइज करते हैं, प्रो कबड्डी के मंच पे या नेशनल्स के मंच पे देखते हैं, तो शायद किसी दिन आपका सपना भी पूरा हो सकता है और उस प्लेयर के साथ रूम शेयर करने का, मैच शेयर करने का मौका बिल्कुल आपको मिल सकता है। तो काफी बढ़िया स्टोरी बिल्कुल। आपने बताई रोहित जी। इसी के साथ आखिरी सेक्शन में बढ़ने का समय आ गया है। मगर आखिरी सेक्शन में बढ़ने से पहले रोहित जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, न्यू ईयर के पहले ढेर सारी मर्चेंडाइज हम गिफ्ट्स के तौर पर अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे। जी। और इसके लिए एक बहुत आसान सा कॉन्टेस्ट है जिसमें पार्ट लेना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में एक बहुत आसान सवाल का जवाब दे दीजिए। वो सवाल इस हफ्ते का है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम एक सिंगल मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड है? Who holds the record for the most points scored in a single pro कबड्डी मैच? आसान सा सवाल और न्यू ईयर के पहले काफी सारी मर्चेंडाइज जीतने का मौका। रोहित जी, आखिरी सेक्शन में बढ़ते हैं, जो है राणा की रेड। तो न्यू ईयर अब आने वाला है और अगले साल की शुरुआत भी होने वाली है। काफी दिलचस्प मैचेस लाइंड अप है। मैं मैचेस का नाम आपको बताऊंगा रोहित भाई, आपको मुझे बताना है कि आपके हिसाब से उन मैचेस में कौन सी टीम जीत सकती है। शुरू करते हैं आज के मैच से। इस साल के जो आखिरी मैचेस है, तमिल थलाइवास वर्सेस पुनेरी पल्टन। तमिल तलाइवा और पुनेरी पल्टन, मुझे लगता है इसमें तमिल तलाइवा बाजी मार सकती है। और जो आखिरी मैच इस साल का होगा, पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स। अगले साल का पहला मैच यू मुंबा वर्सेस यूपी योद्धा। हाँ, यू मुंबा जी। और बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, सदर्न डार्बी। बेंगलोर बुल्स फॉर्म में आ गई है वापस। और एक फॉर्म वाली टीम, दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास। दबंग दिल्ली। ओके। और मनप्रीत जी की बात की है तो गुजरात जायंट्स तो आएंगे ही। गुजरात जायंट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। गुजरात। और आखिर में पुनेरी पल्टन वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। बेंगलोर बुल्स।
तो पिछले हफ्ते जो आपके प्रेडिक्शंस रहे हैं रोहित भाई, काफी हद तक सही रहे हैं। तो पूरे सही रहे काफी भाई। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, काफी एनालिसिस करके रोहित जी ये जवाब देते हैं। तो इस हफ्ते भी देखते हैं कितने प्रेडिक्शंस रोहित जी के सच होते हैं। और बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा, काफी हद तक आपने इन पे दाव लगाया है। बेंगलुरु बुल्स फॉर्म में आ चुके हैं, तो मैं भी बिल्कुल मानता हूं कि इस बार बेंगलुरु बुल्स का वीक हो सकता है। इसी के साथ रोहित जी, मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा सारी स्पोर्ट्स अड्डा टीम की तरफ से। सेम टू यू भाई, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल। काश आपका और हमारे सभी दर्शकों का जो आने वाला साल है बड़े खुशी से गुजरे। और इसी के साथ रोहित जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी जो दर्शक हैं उनसे मैं इजाजत लेना चाहता हूं। ये था द कबड्डी अड्डा।